Good morning class once again. Don't close your books and notebooks. I am already over here to teach you rest of the questions of your exercise 4.1. So this is the second part of today's session. In the first part we have covered question number 1 to 8 and in this session we are going to cover question number 9 to 15 of which exercise of our exercise 4.1. So this is the last part of your chapter number 4. And what is the name of your chapter? Natural numbers and variable. Natural numbers and whole numbers. ये हमारा नाम था चैप्टर का और ये आज वाइंड अप हो जाएगा चैप्टर. ओके, सो विद द आफ्टर दिस एक्सरसाइज आई विल गिव यू अ शॉर्ट समरी बट वी हैव डिड थ्रू योर पॉइंट्स टू रिमेंबर. Now look at the question number 9. What is given in the question number 9? First we are going to understand what is given in the question. In a 5-storied mansion, 5 floors का एक mansion है जिसमें there are 18 rooms on each floor. Each floor is having a big mansion is there. Each floor is having 18 rooms. So there is a rooms, 3rd floor, 18 rooms, 4th floor and 18 rooms, 5th floor. Means 5-storied building is having 18 rooms on each floor. Now each room, अब 18 कमरों में से हर एक कमरे में in each room 20 switches are there. In each room, in each मतलब हर एक 18 कमरों में अलग अलग. In each room 20 switches. How many switches? 20 switches were there in each room. So now what we have to tell? We have to tell how many switches are there in all the rooms of the building. सारी बिल्डिंग यानी कि 5 फ्लोर्स में जितने भी रूम्स हैं उनमें कितने स्विचेस होंगे ये हमें बताना है. स्टूडेंट्स लुक ओवर हेयर. नंबर ऑफ रूम्स ऑन ईच फ्लोर. हर एक फ्लोर पर कितने रूम्स हैं? 18. Number of rooms in 5-storied building. So number of rooms in 5-storied mansion. Mansion कह लो, building कह लो. Now how many rooms were there? 18. और हमारे फ्लोर्स कितने? 5. तो हर एक फ्लोर पे कितना था? 18 रूम से तो 18 इंटू 5 करेंगे तो 90 आ गए. तो टोटल 5 फ्लोर जो है मेंशन में उनमें कितने रूम्स हैं? उनमें 90 रूम्स हैं. ठीक है, तो 90 रूम्स हमारा आंसर आ गया. तो नंबर ऑफ रूम्स इन 5-storied mansion इज 18 इंटू 5. नाउ इफ यू लुक एट द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू दैट नंबर ऑफ स्विचेस इन ईच रूम. सो यू विल राइट नंबर ऑफ स्विचेस. हमें कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ स्विचेस. नंबर ऑफ स्विचेस इन ईच रूम, हर एक रूम में. इन ईच रूम इज इक्वल्स टू 20 स्विचेस वर देयर ना इन ईच रूम. हर एक रूम में 20 स्विचेस थे. सो नाउ टोटल नंबर ऑफ स्विचेस. तो अब हम निकालेंगे टोटल स्विचेस इन बिल्डिंग. पूरे बिल्डिंग में कितने स्विचेस थे? यही तो हमसे एंड में पूछा गया है कि हाउ मेनी स्विचेस वर देयर इन द बिल्डिंग. बिल्डिंग में कितने स्विचेस हैं यानी कि इन 90 रूम्स. सो आई एम रबिंग द अपर पार्ट. काइंडली लुक ओवर देयर. स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव टू टेल? वी हैव टू टेल टोटल स्विचेस इन द रूम. अब हमारे पास 90 रूम्स आ गए थे. जब हमने 18 रूम को और 5 फ्लोर्स को मल्टीप्लाई किया तो 90 रूम्स आए थे. तो हर 90 रूम्स में हर एक रूम में कितने स्विचेस हैं? 20. तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1800 एज द आंसर. सो हाउ मेनी स्विचेस आर देयर इन द टोटल बिल्डिंग? टोटल 90 रूम्स में टोटल 90 रूम्स ही हैं आपके बिल्डिंग में और उन 90 रूम्स में कितने स्विचेस हैं? 1800. ओके, 1800 स्विचेस वर देयर इन द बिल्डिंग. नंबर 10. In a cricket test series, Kusum scored 53 runs in the first inning and 45 runs in the second inning. Kusum, question number 10. कुसुम एक लड़की है जिसने क्रिकेट मैच खेला. उसकी फर्स्ट इनिंग
ठीक है, पहली पारी में उसने कितने रन स्कोर किए? फर्स्ट इनिंग्स में बेटा उसने स्कोर करा 53 रन। वहीं उसने सेकंड इनिंग्स में कितने स्कोर करा? सेकंड इनिंग्स में उसने स्कोर करा 45 रन्स। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू टेल? कुसुम ने फर्स्ट इनिंग में 53 रन स्कोर किए और सेकंड इनिंग्स में आपके रन स्कोर करे 45। तो टोटल इसने कितने स्कोर करे? फिर उसके बाद एक और गर्ल, देयर इज अनदर गर्ल बाय मिताली इज आल्सो देयर। मिताली स्कोर्ड 45 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स एंड 53 रन्स इन द सेकंड इनिंग्स। अब मिताली ने वहीं पर 45 रन स्कोर करे पहली इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग्स में कितने स्कोर किया उसने? 53 रन स्कोर किए। तो अब हमें टोटल क्या बताना है? कुसुम ने टोटल कितने रन स्कोर करे? As we know that in the first inning she scored 53 runs and in the second innings she scored how many runs? 45 runs. So total run scored by the Kusum is 38. This is 98. Okay. Similarly, total runs scored by मिताली ने टोटल रन्स कितने स्कोर करे हैं? इन द फर्स्ट इनिंग शी स्कोर्ड हाउ मेनी रन्स? 45 प्लस इन द सेकेंड इनिंग शी स्कोर्ड 53 रन्स. So addition of both the numbers, this will give you 98. So now you can see that in both the cricketers, whether it is Kusum or whether it is Mithali, they have scored equal runs. So you will write over here both scored equal runs. This is the question that we have to tell which have scored more, but in this answer you got that both score equally. Question number 11. Question number 11 is your next question. Till now we have covered 10 questions. So question number 11, what is saying that in a book there is a puzzle. एक बुक में एक पजल है. पजल सबको पता है गेम टाइप होते हैं और जिसमें हमें नंबर्स की फिलिंग करनी होती है. आफ्टर एवरी 8 पेजेस एक बुक है जिसमें पजल्स आपको दी हुई है. हर 8th पेज के बाद, हर 8वें पेज के बाद एक पजल प्रेजेंट है. तो अगर टोटल 176 पेजेस है बुक में, हाउ मेनी पेजेस आर देयर? 176 पेजेस आर देयर इन द टोटल इन द बुक. तो वो कह रहे हैं कि टोटल हाउ मेनी पजल्स विल बी देयर. एज वी नो दैट टोटल पेजेस इतने हैं और हर पेज के बाद, हर 8 पेजेस के बाद पजल गिवन है. तो आप टोटल को 8 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ पजल्स निकल के आ जाएंगी कि आपके टोटल बुक में नंबर ऑफ पजल्स कितनी प्रेजेंट है. Are you getting my point? Students, let's write the question. Total pages in the book. Total pages in the book. Book में total pages कितने हैं? 176 pages were there in the book. Now what we have to tell? In a book there is a puzzle after every 8 pages. In the book there is puzzle after every 8 pages. हर 8 पेजेस के बाद एक पजल गिवन है. सो टोटल पजल्स इन द बुक. सो राइट टोटल पजल्स इन द बुक. बुक में टोटल पजल कितनी है? 176 divided by 8. 176 divided by 8. So what will be your answer? Your answer will be बच्चे 22. So 22 puzzles will be there. So students, the blackboard is not there. So total puzzles in the book. तो आप यहाँ पर statement लिखेंगे. यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, आपको हाफ दिख रही होगी. Total puzzles in the book. बुक के अंदर टोटल पजल्स इक्वल्स टू 176 डिवाइडेड बाय 8.
So when you divide 176 by 8, you will get 22. So how many puzzles are there? 22 puzzles are there in the book. So you will write the statement at the end that 22 puzzles are there in the book. Now students, look at your question number 12. Question number 12 I am reading and I will explain you. Rohan wants to buy 5 pair of jeans and likewise 5 t-shirt for his annual cloth stock. रोहन एक लड़का है, उसे 5 जीन्स परचेज करनी है और 5 टी-शर्ट परचेज करनी है अपने पूरे साल के कपड़ों के स्टॉक को पूरा करने के लिए. अगर एक जीन्स की, देखो 5 जीन्स उसने परचेज करी है और हमें कॉस्ट दी हुई है 1 जीन्स की. 1 जीन्स कॉस्ट उसने दी हुई है क्वेश्चन में. इन द क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ 1 जीन्स इज गिवन टू यू विच इज रुपीज 1500. Similarly, 1 टी-शर्ट कॉस्ट, 1 टी-शर्ट की कॉस्ट भी हमें गिवन है और हमें 1 टी-शर्ट की कॉस्ट कितनी गिवन है? रुपीज 750. तो अब वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही इसी प्राइस पर 5 टी-शर्ट्स खरीदी गई हैं और इसी प्राइस पर 1500 पर 5 जीन्स परचेज करी गई है, तो टोटल कितना मनी उसको पे करना पड़ा? टोटल मनी उसे कितना पे करना पड़ा? तो आई हैव गिवन यू द रिव्यू ऑफ द क्वेश्चन. सो लेट्स राइट द स्टेटमेंट. So let's write the statement. Okay. So students, write the cost of 1 jeans. The cost of 1 jeans. एक जीन्स की कॉस्ट कितनी है? रुपीज 1500. So similarly the cost of 5 jeans. 5 जीन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 into 1500. It will become 4500 rupees. Write the symbol in the front. रुपीज का सिंबल हमारा फ्रंट में ही आएगा. ओके बेटा, यहाँ पर आएगा 7500, 7500 रुपये. सो नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर टी शर्ट्स? अब हमें पता है द कॉस्ट ऑफ 1 टी शर्ट. The cost of 1 टी-शर्ट, हमारी एक टी शर्ट की कॉस्ट कितने रुपीस थी? रुपीज 750. So now we have to purchase the 5 टी-शर्ट्स of this rate. अब हमें 5 टी-शर्ट खरीदनी है इसी रेट की. So we will write the cost of 5 टी-शर्ट्स. It will become 5 into 750. So when you multiply 750 with the 5, you will get 3750 rupees. Okay, you will get this cost. So what is the total cost of his annual stock? उसके annual stock की कितनी कीमत होगी, ये हमें बताना है. Now students, what you have to tell? You have to tell the total cost. Total cost बतानी है, तो हम यहाँ लिखेंगे total cost of clothes. Write the statement total cost of clothes. So कपड़ों की total cost कितनी बैठी? Cost of jeans plus cost of your t-shirt 7500 plus 3750. When you are going to add them, you will get rupees 11250, यानी कि 11,250 is the cost of your all clothes. जो जीन्स और जो टी शर्ट उसने खरीदी है उसकी कॉस्ट आई है 11,250. So you will write the cost. So total cost of the clothes is हमारे जीन्स के टोटल कॉस्ट प्लस हमारे शर्ट की टोटल कॉस्ट, दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आया 11,250. इन अ टेम्पल 100 ग्राम ऑफ प्रसाद इज गिवन टू एवरी विजिटर. विजिटर मतलब टेम्पल में विजिटर आते हैं, विजिटर जो भगवान की पूजा करने आते हैं, उन विजिटर्स को 100 ग्राम प्रसाद मिला. क्या मिला? 100 ग्राम प्रसाद. ठीक है.
अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है एंड एवरी विजिटर हैज टू कीप 1/4 ऑफ इट फॉर द डोनेशन। हर एक विजिटर को इस 100 ग्राम का 1/4 डोनेशन के लिए देना है। किसके लिए देना है? डोनेशन के लिए देना है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, टेम्पल्स में विजिटर आते हैं, विजिटर को 100 ग्राम प्रसाद मिलता है। अब जो 100 ग्राम उन्हें प्रसाद मिला उसमें से 1/4 उनको डोनेशन के लिए देना होता है, रिटर्न करना होता है मंदिर को बैक डोनेशन के रूप में। तो अब बताओ कि कितना प्रसाद विजिटर को बचा। देखो सबसे पहले यहाँ पर तो इसे सॉल्व कर लो। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 25, यानी कि 100 का 1/4 25 ग्राम डोनेशन पे चला जाता है। ठीक है, क्योंकि 100 का 1/4 जाता है ना डोनेशन का, तो इसे सॉल्व करके मिला 25 ग्राम। तो 25 ग्राम हमारा डोनेशन में चला गया और 75 ग्राम हमारा विजिटर के पास रह गया। अब 75 ग्राम एक पर्सन को मिल रहा है, एक विजिटर को मिल रहा है, तो इतना ही प्रसाद 150 विजिटर्स को हमें देना है। इतना ही प्रसाद 150 विजिटर को मिलेगा। तो ये अब हमें बताना है कि 75 और 150 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, राइट क्वेश्चन इन द बुक, आंसर आई एम गिवन। Prasad given to every visitor. First statement is that prasad given to every visitor. हर एक विजिटर को कितना प्रसाद दिया जा रहा है? 100 ग्राम। यस और नो? 100 ग्राम ही तो गिवन है। नाउ प्रसाद गिवन बाय एवरी विजिटर फॉर डोनेशन। प्रसाद गिवन बाय एवरी विजिटर फॉर डोनेशन। डोनेशन के लिए हर एक विजिटर कितना प्रसाद दे देता है? तो वो हमारा है 100 का 1/4। 100 का 1/4 पोर्शन डोनेट किया जाता है, यानी कि इसको सॉल्व करके जब आप 100 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 100 डिवाइडेड बाय 4। सो जब आप 100 और 4 की डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 25 ग्राम। सो 25 ग्राम किसको मिलता है? 25 ग्राम मंदिर को एज अ डोनेशन रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है बच्चे, तो प्रसाद केप्ट बाय विजिटर फॉर देमसेल्फ। अब हम खुद के लिए, यानी कि जो विजिट कर रहा है वो अपने लिए कितना प्रसाद रखता है। सो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रसाद केप्ट बाय एवरी विजिटर फॉर देमसेल्फ, अपने खुद के लिए, फॉर देमसेल्व्स, अपने खुद के लिए 100 ग्राम उसे मिला। ठीक है, 100 ग्राम टोटल मिला, उसमें से 25 ग्राम यानी कि 1/4 डोनेट कर दिया, तो हमारे लिए कितना रहा? 75 ग्राम हमारे लिए रह गया। तो 75 ग्राम एक विजिटर को मिलता है। ओके, सो नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग एट द लास्ट, प्रसाद कलेक्टेड फ्रॉम 150 विजिटर इन अ डे। क्वेश्चन का हमारा लास्ट एंडिंग है कि 150 लोगों से कितना प्रसाद कलेक्ट किया जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रसाद कलेक्टेड फ्रॉम, आई एम राइटिंग अबव, मैं ऊपर लिख देती हूँ इसे रब करके। ठीक है, लास्ट लाइन आई एम राइटिंग अबव, सो यू विल राइट प्रसाद collected write the statement I am dictating, prasad collected from 150 visitors in a day। एक दिन में अगर 150 लोग मंदिर को विजिट करते हैं, प्रसाद कलेक्टेड फ्रॉम 150 विजिटर इन अ डे, एक दिन में अगर 150 लोग आ रहे हैं तो कितना डोनेट करके जा रहे हैं? 150 लोग, सॉरी कितना कलेक्ट करके जा रहे हैं, कितना कलेक्शन हो रहा है हमारा। तो हमारा कितना कलेक्शन हो रहा है, कितना वो डोनेट करके जा रहे हैं। तो 150 लोग अगर आए तो 25 ईच, हर एक पर्सन 25 दे रहा था ना, यहाँ पर हमने निकाला है कि हर एक विजिटर कितना दे रहा है? 25 ग्राम डोनेट कर रहा है और उसे बच कितना रहा है? 75 ग्राम। तो यानी कि टोटल
जो प्रसाद डोनेट हो रहा है वो हो रहा है, इसकी मल्टीप्लाई आप करके आएगा 3720 ग्राम, 50 ग्राम, 3750 ग्राम बेटा आपका आंसर आएगा। तो 3750 ग्राम डोनेट हो रहा है, डोनेशन दी जा रही है मंदिर को प्रसाद की। स्टूडेंट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 14। इन अ पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म तो सबको पता है ना, पोल्ट्री फार्म कौन क्या होता है, जहाँ पर हैंस वगैरह को रखा जाता है और उनसे एग वगैरह का प्रोड्यूस कराकर बिजनेस किया जाता है। अ हैन लेस 5 एग्स पर वीक, एक हैन है वो कितने एग्स देती है, 5 एग्स देती है टोटल इन अ वीक। इन अ वीक हाउ मेनी डेज आर देयर, 7 डेज आर देयर, सो इन द 7 डेज शी इज गिविंग 5 एग्स। आफ्टर दैट 1 एग इज सोल्ड फॉर ₹3। जो 5 एग्स देती है ना उनमें से एक एग, 1 एग इज सोल्ड, एक एग को जब बेचा जाता है तो उसकी कीमत कितनी है, उसका प्राइस कितना है, ₹3। ओके, एंड देयर आर 1200 हेन्स, मतलब एक हेन कितने एग्स दे रही है, 5 एग्स दे रही है। एंड द नंबर ऑफ एग्स ले बाय, तो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ एग्स, नंबर ऑफ एग्स लेज बाय 1200 हेन्स। तो 1200 हेन्स कितने एग देगी, जब एक मुर्गी 5 अंडे दे रही है तो 1200 मुर्गियां कितने देंगी, 1200 इंटू 5 है ना। इफ 1 एग इज गिविंग दिस मच देन दीज 1200 विल गिव इंटू 5 हम कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 6000। सो 6000 एग्स मिलेंगे। अब आप देखो कॉस्ट ऑफ 1 एग, सो राइट कॉस्ट ऑफ 1 एग, कॉस्ट ऑफ 1 एग, एक एग की कीमत कितनी है, ₹3। कॉस्ट ऑफ 1 एग इज ₹3। सो द कॉस्ट ऑफ 6000 एग्स, तो ये 6000 एग्स की कीमत कितनी हो जाएगी, हम इस 6000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सो द कॉस्ट ऑफ 6000 एग्स, इन 6000 एग्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 इंटू दिस 6000, दैट मीन्स ₹18,000, 18,000 कीमत आ गई हमारी। अब हमें क्या निकालना है, अब वो कह रहा है लास्ट में 4 वीक्स तक ये एग सेल हो रहे हैं, मतलब ये 18,000 जो एग है वो कितने हफ्ते तक सोल्ड हो रहे हैं, इसी तरह से कितने, तो 4 हफ्तों की कीमत हमें निकालनी है। ये तो आपके सिर्फ एक ही हफ्ते की कीमत आई है, कैसे देखो, 5 एग्स वर गिवन बाय अ हेन, हम एक वीक की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एग्स, अगर 1200 मुर्गे हैं, अगर 1200 हेन्स हैं एक ही पोल्ट्री फार्म में, तो वो एक वीक में कितने एग्स प्रोड्यूस कर देती है, 6000। अब एक एग की कीमत है 3000, तो एक वीक में 6000 एग्स, हमारे 6000 एग्स की कीमत कितनी होगी एक वीक की, 18,000। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ eggs, so we have to find the cost of eggs sold in 4 weeks, अब हमें कॉस्ट निकालनी है उन एग्स की जो हमारे 4 वीक्स में सोल्ड हुए। तो टोटल हमारी कॉस्ट आई थी 18,000, और इसी तरह से हमें 4 हफ्तों की कीमत निकालनी, ये तो हमारी एक वीक की थी, तो हमारा कितना आएगा, 72,000 इज द कॉस्ट ऑफ द 4 वीक्स। 4 हफ्तों की कीमत हमारी आएगी 72,000। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 5 एग्स ले बाय अ hen, 1 hen इज देयर एंड शी इज गिविंग 5 एग्स। ओके, अब उसी तरीके से एक hen नहीं है, 1200 यानी कि 1200 hens है, तो 1200 hens 5 एग दे रही हैं, इतनी सारी मुर्गियाँ अगर 5 एग देगी तो टोटल कितना आया, 1200 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 6000 आया। कॉस्ट ऑफ 1 एग इज़ ₹3, एक एग की कॉस्ट कितनी है, ₹3, तो 6000 एग्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 6000 हम कर देंगे, ठीक है। तो 18,000 हमारी कॉस्ट आ गई। अब ये तो हमारा जो निकल के आया ये एक वीक का मनी है, तो हमें 4 वीक्स का निकालना है, तो हमारे एक वीक को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, so now students look at the question number 15. Sahil has 60 units block.
He makes a cuboid whose length and breadth are 3 units, 5 units respectively. साहिल एक बच्चा है, उसने 60 ब्लॉक्स खरीदे हैं, 60 ब्लॉक्स हैं उसके पास बेसिकली, जिनकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है और उनकी हाइट आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपको अवेयर होना चाहिए कि आपका क्यूबॉइड किस शेप का होता है। क्यूबॉइड इज़ हैविंग दिस काइंड ऑफ शेप, दिस इज़ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज़ द शेप ऑफ योर क्यूबॉइड। थोड़ा लॉन्ग में होता है ये आपकी क्यूबॉइड की शेप है, जिसमें से आपको लेंथ गिवन है, आपको ब्रेथ गिवन है, बट आपको क्या गिवन नहीं है, लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, बट ये हाइट आपको गिवन नहीं है। तो हमें ये हाइट निकालनी है यहाँ पर। देखिए बेटा, उसने क्या कहा है, साहिल हैज़ 60 यूनिट ब्लॉक्स, साहिल के पास 60 यूनिट्स ब्लॉक है, तो यानी कि ये हमें वॉल्यूम दी है। वॉल्यूम मीन्स स्पेस कितना कवर कर रहा है हमारा एक ऑब्जेक्ट, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट इज़ वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज़ 60 यूनिट, वॉल्यूम हमें गिवन है। लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड है 3 यूनिट्स। यहाँ पर देखो, ही मेक्स अ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज़ 3 यूनिट, लेंथ एंड ब्रेथ आर 3 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स। तो मैंने आपको बताया था, जैसे लेंथ पहले लिखी है और 3 यूनिट्स पहले लिखा है, तो हमारी लेंथ हो जाएगी 3 यूनिट्स। सिमिलरली ब्रेथ इज़ रिटन आफ्टर दैट, 5 यूनिट इज़ रिटन आफ्टर दैट, सो यू विल राइट 5 यूनिट्स। ओके, सो volume of the cuboid is 60 units, length of the cuboid is 3 units, this is given to you. Breadth of the cuboid is 5 units, this is also given to you. So now what we have to find, we have to find height. तो height को मैंने कंसिडर कर लिया a है। तो अब बेटा इसका फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का, वैसे आप अभी छोटे हो, आपकी कोर्स में ये फॉर्मूलाज वगैरह अभी नहीं है, लास्ट में होंगे, बट शायद ये वाला इंक्लूडेड नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप इसे लर्न कर लीजिए कि हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हमें वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 60, लेंथ कितना दिया हुआ है 3, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 5, तो हमने ब्रेथ यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम की जगह पर वॉल्यूम, लेंथ की जगह पर 3 और ब्रेथ की जगह पर 5 लिखा, और इंटू का साइन तो आएगा ही। और हाइट हमने कितनी कंसिडर करी थी बेटा, a कंसिडर करी, तो ये वी हैव रिटन a ओवर हेयर। सो अब मैंने क्या किया, 60 को यहाँ पर ही रहने दिया, 3 इंटू 5 कितना होता है मेरा 15। अब 60 यहाँ पर ही रहेगा, देखो बेटा 60 मेरा यहाँ पर ही रहेगा, पर लेकिन जो 15 है मेरा उस साइड पे मल्टीप्लाई पे है। जब आपने 3 इंटू 5 किया तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आकर। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 15 जो है 3 इंटू 5 आपका इस साइड पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर मैं इसे लेकर जाऊँगी 60 के पास, तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही आप 60 और 15 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 यूनिट्स, यानी कि आपकी हाइट कितनी आ गई है बेटा, 4 यूनिट्स। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। होपफुली दैट द एक्सरसाइज is clear to you, and you have any, if you have any query then you can ask me in the classes during your sessions. So be prepared for the chapter number 3 for Monday. Okay, be prepared for the chapter number 3 for Monday. I don't want any kind of excuses in the class, because it is just simple. Basically simple will be given to you, just checking what you have learned in the classes. So don't be get tensed फॉर दैट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ यही चेक करना है कि आपको कितने कंसेप्ट समझ आया, नथिंग एल्स। ओके, सो स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। नाउ लुक एट द पॉइंट्स टू रिमेंबर ऑफ चैप्टर नंबर 4। दिस इज द समरी ऑफ योर कंप्लीट चैप्टर। काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं बेटा। और जो ऑल नेचुरल नंबर्स होते हैं ज़ीरो के साथ, सारे नेचुरल नंबर्स, और हम ज़ीरो भी उसके साथ लगाएं तो वो क्या बन जाते हैं बच्चे, होल नंबर बन जाते हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 होता है और स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा 0 होता है। होल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी हमारी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी होल नंबर्स की 1 होती है। 0 डिवाइडेड बाय a करते हैं तो रिज़ल्ट आएगा 0, बट अगर हम a डिवाइडेड बाय 0 लिखते हैं, 0 डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो रिज़ल्ट आएगा नॉट डिफाइंड। सो विद दिस points to remember, chapter number 4 is over. So be prepared with the chapter number 3 for Monday's session. Okay, have a good day.